एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन की कैपिटल कीव से 100 किलोमीटर दूर पेरिपेट सिटी में वाक़ है। रात 1:23 पर उसका रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है। हर जगह खौफ का आलम छा जाता है क्योंकि ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर डिजास्टर से 400 गुना ज्यादा खतरनाक था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Announcement on the nuclear disaster at Chernobyl and work for agreement on banning nuclear tests. यह कोल्ड वार का दौर था और यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत यूनियन ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए, जिनमें से पावर प्लांट चेर्नोबिल भी एक था। यह पावर प्लांट 1970s में बनाया गया। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 रिएक्टर्स पर मुश्तमिल था, जिन्हें 1, 2, 3 और 4 का नाम दिया गया था, जिनमें से हर एक रिएक्टर 1000 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता था। ये चारों रिएक्टर मिलकर पूरे यूक्रेन की लगभग 10% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को फुलफिल कर सकते थे। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से पैदा होने वाली स्टीम के जरिए से एक टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसकी मदद से एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट को कंट्रोल करने के लिए वाटर को एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसी वाटर को स्टीम प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और इसी पानी का मुसलसल फ्लो होना पाइपलाइन में बहुत ही अहम था, जिसे पंप्स के जरिए से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्लो किया जाता था, चाहे वो रिएक्टर ऑन हो या ऑफ। इस पानी का फ्लो होना लाजमी था और पावर ना होने की सूरत में बैकअप डीजल जनरेटर भी थे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन इन जनरेटर्स को स्टार्ट होने में 60 सेकंड्स का टाइम लगता था कि पावर कट ऑफ होने के बाद भी रिएक्टर्स 60 सेकंड्स तक इतनी सफिशिएंट एनर्जी जनरेट करेंगे कि पानी इन पाइपलाइन से फ्लो करता रहेगा और उसके बाद बैकअप जनरेटर्स अपना काम करेंगे। ये सेफ्टी सिस्टम बाकी के 3 रिएक्टर्स पर सही से काम कर रहा था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 पर इसका टेस्ट होना अभी बाकी था। ये टेस्ट जो कि 25 अप्रैल 1986 की रात को एनाटोली दयातलूफ की सरबराही में कंडक्ट किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए जानते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो बिस्मुथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, इसके बाद आने वाले तकरीबन सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट यूरेनियम भी है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये एलिमेंट हाईली अनस्टेबल है और टाइम टू टाइम ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है और इसकी डिसइंटीग्रेशन से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स सेकंड यूरेनियम एटम से जाकर टकराते हैं और वो भी डिसइंटीग्रेट होता है और यूं स्टार्ट होता है एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जहां 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यूं लाखों यूरेनियम एटम डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस हैं, इसे रोकना भी जरूरी है और इसे रोकने के लिए हर रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बोरॉन कार्बाइड की बनी हुई होती हैं, जो कि यूरेनियम से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और जिसकी वजह से दूसरे यूरेनियम एटम्स डिसइंटीग्रेट नहीं होते। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और बात करते हैं कि 25 अप्रैल 1986 को क्या हुआ था। इस रात ये सेफ्टी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था और रूल बुक के हिसाब से ये टेस्ट सिर्फ तभी कंडक्ट किया जा सकता था जब रिएक्टर 700 मेगावाट की पावर जनरेट कर रहा हो। लेकिन नॉर्मली रिएक्टर नंबर 4 1000 मेगावाट्स की एनर्जी जनरेट करता था। एनाटोली दयातलूफ ने कमांड दिया कि रिएक्टर नंबर 4 को 700 मेगावाट्स पर लाया जाए और जिसके लिए वहाँ के वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड्स जो कि इस रिएक्शन को रोक या धीमा कर सकती थी, इन्हें इंसर्ट किया। लेकिन जो पावर अब जनरेट हो रही थी ये टारगेटेड 700 मेगावाट से काफ़ी कम थी, जो कि 30 मेगावाट थी, जिसकी वजह से इन कंट्रोल रॉड्स को थोड़ा ऊपर खींचना पड़ा। लेकिन अभी भी 200 मेगावाट्स की पावर जनरेट हो रही थी, जो कि 700 मेगावाट से कम थी। एनाटोली दयातलूफ के कमांड पर कंट्रोल रॉड्स को और ऊपर खींचा जाता है, लेकिन यहाँ होता है एक प्रोटोकॉल का वायलेशन और वो वायलेशन ये था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हर वक्त एटलीस्ट 15 कंट्रोल रॉड्स का मौजूद होना लाजमी है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 रॉड्स को उसके अंदर रखा गया और बाकी की तमाम रॉड्स को बाहर निकाल लिया गया और इसी वजह से पावर बहुत ही इंक्रीज हो गया, जो कि कई हजार मेगावाट से भी अबूर कर गया
और इसी की वजह से पाइपलाइन में मौजूद पानी जो कि कूलेंट का काम कर रहा था अचानक से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और जिसकी वजह से इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि बाकी के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी रेडिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सब देखकर वहाँ के वर्कर्स को सिर्फ एक ही बात समझ आई कि वो इन सारी कंट्रोल रॉड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाल दें ताकि ये रिएक्शन रुक सके। लेकिन कंट्रोल रॉड्स में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ था और वो ये था कि इन कंट्रोल रॉड्स की जो टिप थी वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी जो कि एज अ मॉडरेटर काम कर रही थी। मॉडरेटर एक ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को असिस्ट करे और इस ग्रेफाइट की वजह से ये रिएक्शन बूस्ट अप हो गया और देखते ही देखते एक ब्लास्ट होता है और रेडियो एक्टिव मटीरियल एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इस ब्लास्ट की वजह से लगी हुई आग को तकरीबन 10 दिन लगे बुझाने में क्योंकि ये ग्रेफाइट की वजह से लगी हुई आग थी। लेकिन असल मसला तो उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का था जो कि एटमॉस्फेयर में फैल रहे थे और इसको मद्देनजर रखते हुए हेलीकॉप्टर्स की मदद से क्ले, सैंड, बोरॉन और लीड्स को हवा में फेंका गया ताकि वो इस आग को बुझा सके और इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को फैलने से रोक सके। और रातों ही रात पूरे प्रीपियत शहर को खाली करवाना पड़ गया। लेकिन इस पूरे टाइम वर्क करने वाले फायर फाइटर्स और आसपास के लोग और जानवर इस रेडिएशन की वजह से काफी मुतासिर हुए और उनमें कैंसर जैसे केसेस सामने आने लगे और काफी वर्कर्स आने वाले कुछ महीनों और सालों में चल बसे और यहाँ मौजूद जंगलात लाल रंग में बदल गए इन केमिकल्स की वजह से। और जहाँ जहाँ बारिश होती वहाँ ये केमिकल्स जमीन पर गिरते। लेकिन असल मसला तो इस रिएक्टर की कोर में मौजूद रेडियो एक्टिव वाटर था जिसकी वजह से और भी बड़ा ब्लास्ट होने का खतरा था और इस पानी को एनी हाउ ड्रेन करना लाजमी था। और ये ड्रेनिंग का काम काफी रिस्की था क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पानी था और ये उस इंसान के लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट होता जो इसमें जाता। लेकिन फिर सामने आए 3 हीरोज जिनमें एलेक्साई एनेनको, बोरिस बारानोव और विलारी बेस्पालोव जिन्होंने इस रिस्की काम को करने का जिम्मा लिया और उस पानी को ड्रेन करके सही सलामत बाहर निकल आए। और उसके बाद आए लिक्विडेटर्स जो कि वो लोग थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्लांट के पास मौजूद रेडियो एक्टिव वेस्ट को क्लीन अप किया और रेडिएशंस की वजह से इस पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के रेडियस को एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया जहां सिर्फ वर्कर्स और ऑफिशियल्स के अलावा कोई नहीं जा सकता। और फर्दर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इस न्यूक्लियर रिएक्टर से ना फैलें इसको मद्देनजर रखते हुए नवंबर 1986 में एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसे सैक्रोफेगस कहा जाता है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बनाया गया। और 2010 में एक और स्ट्रक्चर इस सैक्रोफेगस के ऊपर बनाया गया ताकि जितना हो सके ये रेडिएशन ना फैले क्योंकि इस रेडिएशंस की वजह से पहले ही थायराइड कैंसर के 10,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। पहले तो सोवियत यूनियन ने इस पूरे इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश की लेकिन 28 अप्रैल को स्वीडिश रेडिएशन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने देखा कि हवा में रेडिएशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है और हवा की डायरेक्शन को देखकर इनका शक चेर्नोबिल की तरफ गया और फिर ना चाहते हुए भी सोवियत यूनियन को मीडिया के सामने आना पड़ा। आप सबका क्या कहना है इस पूरे न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार करें। आपसे मिलता हूं मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।